हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2015 मॉडल सेट के ऊपर बात करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसी के आधार पर हम लोग चाहे तो आने वाले एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं ईयर 2015 में। इसी के आधार पर चाहे तो हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका सवाल क्या है। एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेशों से बना जिनके परिमाण क्या है। पहला आवेश Q1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा पेन का जो साइज़ है कम कर लेते हैं। Q1 का वैल्यू जो है आपका प्लस में है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और दूसरा यदि दूसरा आवेश क्या दिया हुआ है, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2.4 गुने 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, द्विध्रुव का आघूर्ण निकालिए। आघूर्ण बराबर क्या होता है, आघूर्ण द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है, पहले इस पॉइंट को समझिए। विद्युतीय द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, मान लिया जाए यहाँ पर एक हमने द्विध्रुव बना लिया, ठीक है। ये जो आवेश है यहाँ पर माइनस आवेश है और ये आपका क्या है, प्लस आवेश है। बीच का डिस्टेंस r है। दोनों आवेश का देखिए अमाउंट जो है दोनों का सेम होना चाहिए। और बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, r बराबर 2.4 दिया हुआ है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है, इसको सूचित करते हैं P से। याद रख लीजिएगा, विद्युतीय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से सूचित करते हैं। P बराबर दोनों आवेश में से कोई एक आवेश को ले लीजिए और उसके इन आवेशों के बीच के सेपरेशन से गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद जो आएगा आंसर यही हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले लीजिएगा। और बीच का दूरी अगर गुना कीजिएगा तो 2.4 गुने 10 के पावर कितना आएगा, -10 मीटर। ये आप गुना कीजिएगा, यहाँ से आप चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। आपका जो आंसर आएगा, इस सवाल को जो आंसर आएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन क्या है। अगेन सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल जो है अक्सर ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और एक कॉपी में लिख लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका सवाल क्या है, 64, ठीक है, समरूप बूंदे हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है, 5 माइक्रोफैराड प्रत्येक की धारिता है, और मिलाकर एक बड़ा बूंदा बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि बड़ा, यानी 64 जो है गोलाकार, देखिए ऐसा, ठीक है। जो बूंदे हैं समरूप है, थोड़ा साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ऐसा क्या हुआ है, 64 गो है। और सभी को मिला करके एक बड़ा सा गोला बना गया है। अच्छा, प्रत्येक की धारिता, यानी प्रत्येक की धारिता जो है C 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है, फैराड है। और N कितना है, N 64 है। तो बड़ा को बनाया गया है तो इसका धारिता तो कुछ अलग होगा, ये छोटा वाला से इसका धारिता तो कुछ अलग होगा, ज़्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं C डैश है। एक फार्मूला दे देते हैं, C डैश बराबर N इंटू N के पावर होता है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो आपका C डैश बराबर C इंटू N के पावर 1/3 यहाँ पे, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ये आपका फार्मूला हो गया। तो C डैश बराबर क्या हो गया, तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। N की जगह पर कितना दिया है, 64 दिया हुआ है। इसका पावर 1/3 कीजिएगा तो ये आपका हो गया 5 माइक्रोफैराड। और यहाँ से 4 के क्यूब कीजिएगा तो 64, और इसका कीजिएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया 5 इंटू 4। तो ये माइक्रोफैराड है तो माइक्रोफैराड लिखिए। ये आपका हो गया 20 माइक्रोफैराड इज आंसर आपका हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगेन देख लेते हैं, 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है। तो ये देखिए, अधिकतर स्टूडेंट इस शक्ति का मात्रक लगा लेते हैं, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 किलोवाट, देखिए 1 किलोवाट आवर, ठीक है, ये बहुत ही बार हम बताए हैं। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, तो याद कर जाइएगा। एक आपसे ये पूछेगा 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुने 10⁻⁻6 जूल होता है, पहला पॉइंट। और ये भी आपसे पूछेगा 3600 किलो जूल, ये भी देगा।
और तीसरा हमें आपसे 36 गुने 10 के पावर 5 जूल भी देगा। तो तीनों में से कोई देगा आपका आंसर होगा। लेकिन ये जूल किसका मात्रक है? ये जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो किलोवाट आवर, ये शक्ति का, अधिकतर स्टूडेंट शक्ति का लगा देते हैं, शक्ति का नहीं होगा। किलोवाट आवर जो है, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, और इसका वैल्यू भी हमने बता दिया। तो चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन क्या है? विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? देखिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर ये धारा इधर जा रहा है, ये धारा इधर जा रहा है, ये धारा इधर जा रहा है, ये धारा मान लेते हैं कि इधर जा रहा है। विद्युत परिपथ के सभी किसी भी संधि पॉइंट पर आने वाली धारा का मान जाने वाली धारा का मान के बराबर होता है। किसके द्वारा दिया गया था? एक किरचॉफ के नियम के द्वारा दिया गया था, जो इनकमिंग करंट का मान है, और यहाँ से जो होगा आपका आउटगोइंग करंट का मान के बराबर हो जाएगा, और दोनों का ऐड कीजिएगा तो शून्य हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, चुंबकशीलता का बीमा क्या होता है? इसको चाहे तो आप लोग म्यू नोट का बीमा है, इसको देखिए याद कर जाइएगा। ये आपका होता है एम एल T-2 और I-2। ए चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं करना है तो देखिए, एक फार्मूला B बराबर होता है I/dl साइन थीटा बटा में r²। यहाँ से ये फार्मूला निकलता है म्यू नोट बटा 4 पाई, और यहाँ से जो इसमें जो गुना होता है ना, म्यू नोट बटा में 4 पाई, और यहाँ से आप चाहे तो v/r² बटा में I/dl, और यहाँ से आप चाहे तो इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना दिमाग में नहीं लगाना है। ये अगर आता है आप लोग करने तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट याद करिए कि जो विद्युत चुंबकीयशीलता है, चुंबकशीलता जो है, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है म्यू नोट का ml T-2 I-1 होता है। चाहे तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा ही आएगा। अगेन देख लिया जाए, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा। तो सबसे पहले प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा जो होता है जेड से शुरू करते हैं, और हम एल सी आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जानते हैं। क्या जानते हैं? ये अंडर रूट होता है r² अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। अब किसके लिए पूछ रहा है? एल आर के लिए पूछ रहा है। एल आर के लिए पूछ रहा है तो इसमें तो सी है नहीं, तो एल आर के लिए पूछ रहा है तो एक में सी वाला का 0 मान लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा r² प्लस में XL का होल स्क्वायर। यहाँ से एक पॉइंट और याद कर जाइएगा, XL इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, और XC इक्वल टू होता है 1/1 ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते हैं आप। तो इसका वैल्यू जो है रख दीजिए r², और XL की जगह ओमेगा इंटू एल का ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए आपका आंसर जो है डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो होता है संचरण की दिशा याद कर जाइएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे क्रॉस वाला होता है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जब एयर से किसमें, जब प्रकाश की तरंग जो होता है एयर से ग्लास में जाता है, जब प्रकाश किरण एयर से ग्लास में जाता है तो इसका जो है तरंग दैर्ध्य का मान घट जाती है। तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा? घट जाता है। ठीक है। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है? अच्छा देखिए, यहाँ से ये जो फार्मूला लिखा हुआ है अपवर्तनांक के लिए लिखा हुआ है, आपका फार्मूला जनरली ये लिखना था। ठीक है। तरंग दैर्ध्य बराबर जो होता है प्रकाश की चाल बराबर होता है h इंटू लेमडा इंटू न्यू होता है। और जो ये न्यू क्या है? न्यू हमेशा होता है ये आवृत्ति होता है। इस पे विचार कीजिएगा, ये आवृत्ति होता है। तो किसी भी माध्यम जब फ्रीक्वेंसी जो होता है आवृत्ति हमेशा फिक्स होता है, ये आवृत्ति हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जब भी चेंज करेगा तो तरंग दैर्ध्य चेंज करेगा और प्रकाश की चाल चेंज करेगा। तो देखिए माध्यम चेंज हो गया तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा घट जाएगा। अगेन देख लिया जाए, आयाम मॉडुलन का सूचकांक का मान कितना होता है? तो याद कर जाइएगा, इसका जो मॉड्यूलेशन का सूचकांक इंडेक्स जो होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका क्या है?
नोर गेट का बूलियन व्यंजक, यदि हम नोर गेट का बात करें तो नोर गेट है। आप चाहे तो मेरा ये शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, इसमें जो है जितने 4-5 प्रकार के गेट है सही प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो हम बना दिए हैं। देखिए ये नोर जो है यहाँ से एन है तो इसका मतलब समझिएगा नोट, और यहाँ से ये जो और है तो इसका मतलब समझिएगा और। तो ये नोट गेट और गेट को मिलाने से बना है। अब यदि इससे बूलियन व्यंजक देखा जाए, और गेट है तो सबसे पहले और गेट का बूलियन व्यंजक यदि आता है, और गेट का होता है ए प्लस बी होता है, और नोट का मतलब ऊपर में बार लगता है, तो y इजकल टू ए प्लस बी के ऊपर में बार होता है। अच्छा यहाँ से यदि नैंड गेट का पूछता, NAND नैंड गेट का पूछता तो एंड है तो y इजकल टू ए इंटू बी होता है, एंड वाला का इंटू होता है। यहाँ नोट लगल है तो ऊपर में क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। तो ये आपका रहा नैंड गेट का, ये आपका रहा नोर गेट का। और याद रहे नोर गेट और नैंड गेट को, यही दोनों गेट को नोर गेट और नैंड गेट को जो है ये यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सल। ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट के नाम से भी हम जानते हैं। अगेन देखिए, एक आवेशिक चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। आवेशिक चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है ये हमेशा सतह के लंबवत होता है। याद रख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है हमेशा जो होता है सतह के लंबवत होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लिया जाए, मुक्त अवकाश में यानी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी आप साइलेंट नोट का वैल्यू पूछ रहा है तो आप साइलेंट नोट का वैल्यू कौन नहीं जानता है भाई, ये तो सब कोई जानता होगा। क्या होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैरमी, ठीक है, फराइड प्रति मीटर। इसको क्या, ए का मतलब होता है फराइड, फैरमी नहीं, ये होता है फैराइड प्रति मीटर। याद रहे, एक फैराइड बराबर, ये भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं, एक फैराइड बराबर जो होता है 96,500 कूलम इज करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, एक फैराइड बराबर। अच्छा क्यू इजकल टू, अच्छा क्यू इजकल टू ए आई टी एक फार्मूला होता है। एक और याद करिएगा, पावर का जो फार्मूला होता है v² बटा में और, ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। चलिए अगेन देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का आंसर जो होगा सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा है, ये यदि इस यूनिट में नहीं देगा तो आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी दे सकता है, ये भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अगेन देख लिया जाए, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, तो परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर v² बटा में R होता है। P, अच्छा है, हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह पर यहाँ पर रखेंगे IR, तो यहाँ IR रखिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए और अपॉन में R कीजिए। देखिए एक और फार्मूला बनेगा I², यहाँ पर R² होगा और नीचे में R है, एक R से एक R कटेगा यानी I²। ठीक है, I² इंटू में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला हो गया भाई, एक हो गया v² बटा में R, दूसरा फार्मूला I² पर R, और तीसरा और कीजिएगा टर्मिनेट तो v इंटू आई होता है। ये पावर का हमने 3 फार्मूला बता दिया। तो 3 फार्मूला में यहाँ पे कौन मिल रहा है भाई, v² में R इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होगा भाई, वीडियो के साथ बने रहिए। अगेन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापा जाता है, याद रहे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई भी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहेगा ना उतना ही लिख दीजिए, 1.6 गुने 10⁻⁻19। यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट कूलम लिख देते हैं, कूलम नहीं, ये जूल होता है। तो जूल किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। और ऊर्जा का मात्रक, और ये भी देगा 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है, तो ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। इसका भी जस्ट बताया पिछले वाले टॉपिक में। देखिए लेंज का नियम किससे संबंध है, तो लेंज का नियम जो है ऊर्जा से संबंधित, बहुत फेमस सवाल है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा से संबंधित है। खगोलीय दूरदर्शक की अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो खगोलीय दूरदर्शक की अंतिम जो प्रतिबिंब होता है ऐसा रहता है, और एक छोटा रहता है आई लेंस, और यहाँ देखिएगा तो ऐसे बनाने के बाद में जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, नेत्रिका लेंस इधर बनता है, यहाँ पे कटता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, एक ऐसे बनने के बाद इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, उल्टा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो सी इज करेक्ट आंसर। देखिए यदि समान फोकस के, ठीक है, 2 अपसारी लेंस है और एक दूसरे को संपर्क में रखा गया है, समान दोनों को फोकस F1 और F2 आपस में इक्वल है और दोनों को एक दूसरे को जोड़ा गया है, तो पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट फोकस दूरी क्या होगा। तो इक्विवेलेंट फोकस दूरी जो होगा, याद रख लीजिएगा, दोनों का जो है
फोकस सेम में है और दोनों को जोड़ा गया है, तो एफ बटा में 2 डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। एफ बटा में 2। अच्छा ये कैसे किए, जैसे एफ इक्विवेलेंट बराबर कीजिएगा ना, तो 1 बटा एफ होता है F1 और प्लस में 1 बटा में F2 कीजिएगा। और यहाँ से जब एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का वैल्यू तो एफ ही है, एफ दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो एफ हो जाएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 बटा में एफ होगा। 1 बटा एफ इक्विवेलेंट बराबर होगा ना भाई, तो ऊपर में कीजिएगा एफ इक्विवेलेंट बराबर, ऊपर चला जाएगा एफ और नीचे आ जाएगा 2, तो एफ बटा 2। यही तो बताना चाह रहे थे भाई। अगेन देखिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग है, इसका पुष्टि जो होता है, लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव है, इसका जो पुष्टि है किसके द्वारा होता है, तो लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, इसका जो पुष्टि होता है ध्रुवन के द्वारा होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के द्वारा होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के द्वारा ये होता है ध्रुवन, ठीक है, जिसको ध्रुवन बोलते हैं। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका क्या है, इसको मिटा देते हैं भाई, या इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट है। अगेन आपका सवाल क्या है, एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण किसके कारण होता है, पतले फिल्म के रंग का कारण होता है, तो इसका जो आंसर है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये पतले फिल्म का जो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज है, अगेन हम लोग देखेंगे इसका विस्तार पूर्वक, ठीक है, फिलहाल अभी इसको याद रखिए। एक पतले फिल्म के रंग का कारण जो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण। अब कुछ ही सवाल बचा है, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच, ठीक है, जो ईएमएफ है, प्रत्यावर्ती धारा जो है, ठीक है, एसी करंट और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच जो एंगल है फाई है, कालांतर का है, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो शक्ति गुणांक को याद रखें, कॉस फाई से डिनोट ही करते हैं। पी एवरेज बराबर पावर एवरेज बराबर हम जानते हैं वी आर एम एस और आई आर एम एस और इंटू में कॉस फाई, यही कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक। अगेन देखिए स्वप्रेरक, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, स्वप्रेरक का जो मात्रक होता है ये ऐसा रहता है, स्वप्रेरक का जो मात्रक होता है याद रख लीजिएगा, स्वप्रेरक का जो मात्रक होता है ये हेनरी होता है। स्वप्रेरक का मात्रक क्या हो गया, हेनरी है कहीं, हाँ सी इज करेक्ट आंसर। अब मात्र 6 सवाल बचे हैं। डायनेमो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये बहुत इजी है, बताइए ज़रा, डायनेमो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, डायनेमो या एसी जनरेटर, इसी को न बोलते हैं भाई, डायनेमो या जनरेटर, एसी जनरेटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और डायनेमो जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगेन देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण जो है आई बराबर, सबसे पहले देखा जाए प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वैसा धारा जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के साथ आवर्तित रूप से चेंज होते रहता है, और धारा का जो समीकरण होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, धारा के लिए समीकरण, और ये आपका इक्वेशन दे दिया है, तो इसको ज़रा मैच करवा दीजिए। पहले एक क्या है 0.6 है, और ये आपका साइन है, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पाई है और टी। देखिए खाली कुछ नहीं करना, देख देख के मिला देना, यहाँ देख करके इक्वेशन को देखिए और मिलाइए। आई नोट की जगह पर कितना है होगा, आई नोट की जगह पर कितना है 0.6 है, और देखिए टी है तो टी है, देखिए ओमेगा की जगह पर कितना है 100 पाई टी है, तो ओमेगा की जगह पर यहाँ पर लिख दीजिए 100 पाई टी। अब क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की आवृत्ति मैंने फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अच्छा देखिए ओमेगा बराबर एक फार्मूला होता है 2 पाई एफ होता है, यही जो है आपका फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है 2 पाई एफ। ओमेगा का मान कितना है भाई, ओमेगा का मान है 100 पाई, और इधर होता है फार्मूला ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। देखिए इसका क्या हो जाएगा 50 मरतबे कट जाएगा, ये बचेगा एफ, यही तो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो एफ का मान कितना हो गया 50 पाई नहीं 50 इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 50, ठीक है, ये 50 हर्ट्ज देता तो हर्ट्ज होता, ठीक है, तो 50 इज करेक्ट आंसर हो गया, बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लिया जाए, अगेन आपका क्या है निकेल, ठीक है, ऐसा पदार्थ है। देखिए हम 3 को बता देते हैं, ये होता है फेरस, एक होता है कोबाल्ट और एक होता है निकेल। एक के साथ 3 ले जाइए फ्री भाई।
देखिए फेरस कोबाल्ट निकेल जो होता है, फेरस कोबाल्ट निकेल जो होता है ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रहेगा आपसे। फेरस कोबाल्ट और निकेल जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। सी इज करेक्ट आंसर। बूस्टर का नियम क्या, याद कर जाइएगा, कुछ टाइम याद करने वाला है। बूस्टर का नियम जो म्यू है, म्यू इक्वल टू tan IP होता है। बूस्टर के नियम हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। म्यू इक्वल टू, ठीक है, tan IP। सी इज करेक्ट आंसर। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक प्रतिरोध, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा, जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर के, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ये घट जाता है। तो आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लिया जाए, अगेन क्या है, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट आ गया। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान को बोलते हैं I0, और प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसको बोला जाता है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका अनुपात, यानी I0 बटा में IRMS क्या पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए बहुत फार्मूला जो है फेमस है, IRMS बराबर होता है I0 अपॉन में √2। देखिए आपसे सवाल को खाली इंटरचेंज करके पूछेगा। क्या पूछा है भाई, I0 बटा IRMS, तो इधर 2 चला जाएगा, √2 जो है, √2 जो है आपका इधर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और IRMS इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू I0 बटा में IRMS। सिर्फ आप लोगों को पहचानना है I0 क्या है, तो I0 यही तो धारा का शिखर मान है, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2 होगा। यदि आपसे पूछता कि प्रतिवर्ती धारा का IRMS और I0 का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। देखिए तो ऑप्शन आपको दोनों यहाँ पर दिखेगा, आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे दोनों पे शो करता है। तो लेकिन आप लोग को ये दिमाग में रखना है कहाँ से क्या आया है। देखिए मेन आपका फार्मूला IRMS बराबर ये याद रखना है, I0 बटा में √2। अच्छा यदि आपसे पॉइंट में पूछता तो 0.707 इंटू I0 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आपका लास्ट सवाल क्या है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रसार जो है का उपयोग किया जाता है। जो टीवी प्रसारण के लिए, जो टीवी का प्रसारण है, ठीक है, ये किस आवृत्ति का जो प्रसार है इसका उपयोग किया जाता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए याद कर जाइएगा, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 होता है। इसको हर्ट्ज में ऐसे भी लिख सकता है, और यहाँ पर 300 गुने 10⁻6 यहाँ पर हर्ट्ज ऐसे भी लिख सकता है, नो डाउट। तो ये आपका रहा 28 सवाल। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ दोस्त मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।